हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल किया था, उसकी कंसेप्ट को डिस्कस किया था। कंसेप्ट को डिस्कस करने के साथ साथ हमने उस पर क्वेश्चन कराया था जो आपके स्टडी मटेरियल में है। फिर हमने क्या किया था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस मैंने बताया था और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का हमने कंसेप्ट को समझाया था, और लेकिन उसकी हमने क्वेश्चंस नहीं कराया था। आज हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी करेंगे। ठीक है ना बेटा? चलिए, हमारे पास हमें आज स्टडी करनी है चलिए लाइए चलिए, तो हमने पिछले क्लासेस में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस मैंने किया था। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, इसका दो मैंने बताया था तरीका। एक तो बताया था इरिडीमेबल, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस 1 प्लस डिविडेंड टैक्स नेट प्रोसीड इनटू 100 मैंने बताया था। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में मैंने कैसे बताया था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड 1 प्लस डिविडेंड टैक्स 1 प्लस डिविडेंड टैक्स 1 प्लस डिविडेंड टैक्स मैंने बताया था। 1 प्लस डिविडेंड टैक्स बताया था, और डिविडेंड टैक्स के बाद मैंने कहा था प्लस रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड मैच्योरिटी पीरियड होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 बताया था। अब ये दो मेथड है और दिस दोनों मेथड पे हमें क्वेश्चंस करनी है। ठीक है बेटा? चलिए, सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं। XYZ लिमिटेड कंपनी इशू 2000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ₹95 ईच। तो एट ₹95 जो है मार्केट प्राइस पे इशू किया गया, उसकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो NP इक्वल टू ₹95 लिखेंगे। NP इक्वल टू ₹95, नेट प्रोसीड इक्वल टू 95। और ये जो 10% जो होता है 10%, ये आपकी कूपन रेट होता है, ये आपका कूपन रेट होता है। और ये इस पे प्रेफरेंस डिविडेंड निकलता है 100, और डिविडेंड टैक्स जो होता है उसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या निकालेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड निकालेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड तो 10% ऑफ ₹100 दैट इक्वल टू ₹10 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस नेट प्रोसीड इंटू 100। तो प्रेफरेंस डिविडेंड 10 है, नेट प्रोसीड हमारे पास 95 है, इंटू 100। तो इसका फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा बताइएगा, 10 डिवाइडेड बाई 95, 10 डिवाइड 95 इंटू 100, ये हो जाएगा 10.53%। 10.53% हो जाएगा, 10.53% हो गया। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखेंगे आप, देखिएगा बेटा प्लीज। इस क्वेश्चन में क्या है, आर एनर्जी इज इशूइंग प्रेफरेंस स्टॉक एट ₹100 पर शेयर। ये आपका ₹100 पर शेयर है यहाँ पे, with a stated dividend of ₹12 and flotation cost ₹3%, then calculate the cost of preference। यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, नेट प्रोसीड निकालते हैं। नेट प्रोसीड का फॉर्मूला क्या होता है, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी है, 100 है। यहाँ पे फ्लोटिंग कॉस्ट 0 है प्लस प्रीमियम, डिस्काउंट 0 है। फ्लोटिंग कॉस्ट 3% है। 3% किस पे, 100 पे। तो फ्लोटिंग कॉस्ट आपका 3% ऑफ 100 निकलेगा, 100। तो 3% ऑफ 100 का मतलब ₹3 हो गया। अब देखिएगा, 100 रुपीज का एक प्रेफरेंस शेयर था, 100 उसकी फेस वैल्यू थी, उसमें डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम नहीं है, लेकिन फ्लोटिंग कॉस्ट है। तो फ्लोटिंग कॉस्ट कितना निकाला गया, ₹3 निकाला गया। तो नेट प्रोसीड कितना हो गया, ₹97। ₹97 आपका नेट प्रोसीड हो गया। अब आपका एक फॉर्मूला होता है प्रेफरेंस डिविडेंड।
तो प्रेफरेंस डिविडेंड का यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 12, डिविडेंड आपका 12 दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आपको प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स 1 प्लस डिविडेंड टैक्स होता है, डिविडेंड टैक्स इंटू 100। तो प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे पास कितनी है? प्रेफरेंस डिविडेंड 12 है, तो यहां पे लिखेंगे 12। नेट प्रोसीड कितनी है? 97, तो रुपीज 97 इंटू कितना हो जाएगा? 100। तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा 12 डिवाइड 97 इंटू 100, तो आपका 12.37 आपका आंसर हो जाएगा। 12.37% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, हमारे पास प्रेफरेंस का ही है जो रिडीमेबल का होगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है XY जेनरल लिमिटेड 2000 10% प्रेफरेंस 100 ईच। तो ये जो 10% जो प्रेफरेंस है, ये प्रेफरेंस का डिविडेंड रेट है, 100 रुपए पे डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड 10% ऑफ ₹100 that equal to ₹10 each at 95 each. The company proposes to redeem preference share after 10 years. ये आपको 10th ईयर में रिडीम करेगा, तो यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड आपका 10 ईयर्स हो जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ इशू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस एट ₹95 में मिला, तो कंपनी को कितना पैसा मिला? कंपनी को कितना पैसा? 95 रुपीज मिला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे NP, नेट प्रोसीड। तो नेट प्रोसीड आपका कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड 1 प्लस डिविडेंड टैक्स रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड मैच्योरिटी पीरियड रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। रिडीमेबल वैल्यू को क्या कहा जाता है? जब आपको इंफॉर्मेशन रिडीमेबल वैल्यू नहीं दिया हो। देखिएगा, रिडीमेबल वैल्यू आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस जैसा, कॉस्ट ऑफ डेप्ट जैसा बनेगा। जब भी रिडेम्पशन वैल्यू का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो, जब भी रिडीमेबल वैल्यू का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो, तो रिडीमेबल वैल्यू इज द फेस वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू इज द फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू हमारे पास कितना हुआ है? फेस वैल्यू ₹100, यहाँ पे ₹100 हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड हमने निकाला 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 1 प्लस डिविडेंड टैक्स, क्वेश्चन में नहीं है डिविडेंड टैक्स का इंफॉर्मेशन, तो इसको देखें। रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू कुछ नहीं दिया था 20, और ये आपको नेट प्रोसीड 95, मैच्योरिटी पीरियड 10, मैच्योरिटी पीरियड 10 है, होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ पे 100। अब इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 प्लस ये 5 हो जाएगा, 100 माइनस 95, 5 डिवाइडेड बाई 10 दैट इक्वल टू 0.5। ये 100 कितना हो जाएगा? 195 डिवाइड 2 97.5 इंटू 100, तो आपको ये 97.5 हो जाएगा। तो 10.5 डिवाइड दिस इंटू 100, ये हो जाएगा 10.76। 10.76% आपका क्या हो जाएगा? 10.76% आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस हो जाएगा। तो इस तरह हमने आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। इसकी सॉल्यूशन आपको दिया 10.7, ये आपका आंसर है। अब हमें स्टार्ट करनी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ने के बाद
हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे, फिर आपकी आरटीपी का क्वेश्चंस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो देखिएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का आपका है डिविडेंड प्राइस अप्रोच भी मेथड है, अर्निंग प्राइस अप्रोच भी मेथड है, ग्रोथ अप्रोच भी है, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। ये जो है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच जो है ना, ये आपको मोस्टली आपका जो बनता है आईआरआर पे बनता है। आईआरआर जो है आपको कैपिटल बजटिंग में मैं बताऊंगा, और कैपिटल बजटिंग बताने के बाद इसको बहुत अच्छे से किया जाएगा। कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल ये फाइनल का एक टॉपिक है। कैपिटल दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बेसिस पे हम देख के करके डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है, चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास जो अप्रोचेज है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच, तीसरा है डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच, डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच, फिर फोर्थ में है यील्ड अप्रोच, ग्रोथ यील्ड अप्रोच, यील्ड अप्रोच, फिर आपका आ जाएगा यील्ड अप्रोच के बाद कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग अप्रोच, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग अप्रोच। इसी मेथड से हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी करनी है। अब सुनिएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है इसका फिक्स चार्जेस नहीं होता है। जो रेजिडुअल आपकी इनकम होती है उस वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी ओनर होता है, तो ओनर अपने कैपिटल की कॉस्ट को कैसे अप्रोच करेगा, कैपिटल ओनर अपने कैपिटल की कॉस्ट को कैसे निकालेगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट एजम्पशंस पे बनाई जाती है। क्यों डिफरेंट डिफरेंट एजम्पशंस पे बनाई जाती है, क्योंकि ओनर अपनी कैपिटल की कॉस्ट को डिफरेंट डिफरेंट तरीका से, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स होगा, डिफरेंट डिफरेंट इक्विटी शेयर होल्डर होगा, और डिफरेंट डिफरेंट इक्विटी शेयर होल्डर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपनी कॉस्ट को एनालाइज करेगा। अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर वो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया होता, अगर वो पैसा कंपनी में नहीं इन्वेस्ट किया होता तो कंपनी कहां से वो कमाता, वो उसका कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करता, इन्वेस्ट करता तो कुछ ना कुछ वो कमाता, इन्वेस्ट करता तो कुछ ना कुछ वो कमाता, तो कमाता तो उसका रिटर्न जो होता वही उसकी क्या हो जाती, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाता। अब यहाँ पे डिविडेंड प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच कैसे बनता है, अब सुनिएगा। एक आपका फॉर्मूला होता है, प्लीज आप उस फॉर्मूले को आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फॉर परपेचुटी, परपेचुटी लाइक कैश इनफ्लो फॉर इंफिनिटी, इंफिनिटी। अब यहाँ पे 0 ईयर होता है, यहाँ पे 1 साल, यहाँ पे 2 साल, यहाँ पे 3 साल, यहाँ पे 4 साल, यहाँ पे 5 साल, डॉट 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 अप टू इंफिनिटी आपके कैश की इनफ्लो आने का चांसेस है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक कैश का इनफ्लो आया, यहाँ पे 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 एक कैश का इनफ्लो आया। अब सुनिए, अब क्वेश्चन ये है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये,
प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये, इस सारे को प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, सारे को प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, ये सारी की प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, इन्फिनिटी तक का सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, ये इन्फिनिटी तक का सबका प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसको प्रूव किया जा सकता है, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बेसिस पे इसको प्रूव करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू फॉर परपेचुइटी होता है, प्रेजेंट वैल्यू फॉर परपेचुइटी क्या होता है, कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय रेट, इसको हम कहते हैं ए डिवाइडेड बाय डिजायर्ड रिटर्न, इसको डिजायर्ड रिटर्न कहा जाता है, प्रेजेंट वैल्यू फॉर परपेचुइटी। अब सुनिएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के केस में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के केस में आपका जो डिजायर्ड रिटर्न होगा, डिजायर्ड रिटर्न होगा, कंपनी के लिए कॉस्ट हो जाएगा, वही इन्वेस्टर के लिए क्या हो जाएगा, वो जिन्होंने पैसा दिया है उन पैसे को यूज करने के बदले में कंपनी उनको क्या देगी, उस पैसे का कॉस्ट देगी। तो कंपनी जब कॉस्ट देगी उस पैसे को यूज करने के बदले में, तो कंपनी के लिए कॉस्ट होगा, लेकिन इन्वेस्टर के लिए वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टर के लिए रिटर्न हो जाएगा। तो डिजायर रिटर्न का मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज में हम एक तो ये फॉर्मूला निकालेंगे और डिजायर रिटर्न के प्लेस पे हम के यूज करेंगे, के यूज करेंगे। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब बताइए सबसे पहला अप्रोच क्या है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, इसको समझिए, डिविडेंड प्राइस अप्रोच। ये क्या कहता है कि अगर आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हो और इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के कारण, इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के कारण आपको एक कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर मिल रहा है, हर एक साल कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर मिल रहा है, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर मिल रहा है। और आपका जो डिजायर्ड रिटर्न है, आपकी जो डिजायर्ड रिटर्न है, डिजायर्ड रिटर्न यहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंपनी के लिए, कॉस्ट कंपनी के लिए, लेकिन इन्वेस्टर के लिए क्या हो जाएगा, वो डिजायर्ड रिटर्न हो जाएगा, डिजायर्ड रिटर्न। तो यहां पे मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होना चाहिए, मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होना चाहिए। तो मार्केट प्राइस पर शेयर किसी भी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजायर्ड रिटर्न से इसका प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए, इसकी प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए, इसका प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए, ये सबका प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए, ये सबका प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए। मार्केट प्राइस पर शेयर इज द शुड बी द प्रेजेंट वैल्यू। तो इसीलिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, वही परपेचुइटी वाली फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाते हैं, कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय डिजायर्ड रिटर्न। अब सुनिएगा, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या होता है, दैट शुड बी द मार्केट प्राइस पर शेयर। यहां पे होगा मार्केट प्राइस पर शेयर। कैश इनफ्लो में क्या आ रहा है, फर्स्ट ईयर का डिविडेंड, सेकेंड ईयर का डिविडेंड, थर्ड ईयर का डिविडेंड। ये फॉर्मूला तभी लगेगा कि हर एक साल सेम कैश इनफ्लो आएगा, हर एक साल सेम कैश की इनफ्लो आएगा। तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय डिजायर्ड रिटर्न दैट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब इसी को हम ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, यही आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, दिस शुड बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना बेटा, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, ठीक है ना, डिविडेंड प्राइस अप्रोच के बेसिस पे।
अब आपको दूसरा क्या होता है, अर्निंग प्राइस अप्रोच। यहां पे देखिएगा, अर्निंग प्राइस अप्रोच। अर्निंग प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच में क्या होता है, प्लीज आप देखिए, यहां पे भी आपकी डिजायर जो रिटर्न होता है, यहां पे के दैट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इन कंपनी के लिए कॉस्ट और इन्वेस्टर के लिए रिटर्न। तो यहां पे आपको कैसे बनेगा, ये 0 ईयर है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। यहां पे आपको डिविडेंड के प्लेस पे ईपीएस हो जाता है, ईपीएस, 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 यहाँ पे ईपीएस, ये अप टू इंफिनिटी हो जाएगा। अब मान लिया जाए यहां पे मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होना चाहिए, मार्केट प्राइस पर शेयर, तो भाई इसकी प्रेजेंट वैल्यू, सेम कैश का इनफ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू मार्केट प्राइस पर शेयर होना चाहिए, ये मार्केट प्राइस पर शेयर होना चाहिए। तो मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू, मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना होगा, प्रेजेंट वैल्यू फॉर परपेचुइटी, प्रेजेंट वैल्यू फॉर ऑफ परपेचुइटी, परपेचुइटी। तो मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू अर्निंग पर शेयर होल डिवाइडेड बाय डिजायर्ड रिटर्न, अर्निंग पर शेयर होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू अर्निंग पर शेयर दैट इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर। ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा, ये आपकी फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या कहते हैं, अर्निंग प्राइस अप्रोच। अब दूसरा होता है ग्रोथ अप्रोच, ठीक है, इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम बना सकते हैं और इसको कहते हैं अर्निंग प्राइस अप्रोच। अब नेक्स्ट होता है ग्रोथ अप्रोच। ग्रोथ अप्रोच, इसको कहते हैं गोल्डन अप्रोच। आप सुनिए, ये क्या कहता है कि मान लिया जाए, ये कहता है कि आपको यहां पे मार्केट प्राइस पर शेयर, क्योंकि ये 0 पीरियड का है इसीलिए यहां पे 0 पीरियड रख दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर 0 पीरियड। अब यहां पे कांस्टेंट ग्रोथ होता है, यहां पे कांस्टेंट ग्रोथ इन डिविडेंड, इन डिविडेंड, ये जी, तो 0 पीरियड का डिविडेंड भी डी 0 होगा। तो 1 साल के बाद डिविडेंड कांस्टेंट ग्रोथ के साथ इंक्रीज करेगा तो 1 प्लस जी। 2 साल के बाद फिर डिविडेंड इंक्रीज करेगा 1 प्लस जी का एक्स स्क्वायर। 3 साल के बाद फिर डिविडेंड इंक्रीज करेगा 1 प्लस जी की पावर 3। 4 साल के बाद फिर डिविडेंड इंक्रीज करेगा 1 प्लस जी की पावर 4। ऐसे करते करते ये इंफिनिटी पीरियड जाएगा, ये इंफिनिटी पीरियड जाएगा। अब सुनिए, इसको कहते हैं D1, इसको कहते हैं D2, इसको कहते हैं D3, इसको कहते हैं D4, ऐसे जाएगा।
अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये वाली मार्केट प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये वाली मार्केट प्राइस यहां अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, यहां अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता तो यहां का तो ये वाला डिविडेंड नहीं मिलेगा उनको। मिलेगा कहां का डिविडेंड, यहां का डिविडेंड मिलेगा। यहां अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो यहां का डिविडेंड मिलेगा बेटा, यहां का डिविडेंड मिलेगा, यहां का। तो इसीलिए करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर दैट इक्वल टू P0 इक्वल टू यहाँ पे D0 1 प्लस जी। और क्योंकि यहाँ पे हमारी डिजायर्ड रिटर्न जो होता है, डिजायर्ड रिटर्न जो होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो डिजायर रिटर्न सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो है। मान लिया जाए आपका रिटर्न 12% है, लेकिन 12% में तो ग्रोथ भी हो रही है ना। यहाँ की ग्रोथ का मान लीजिए आपको 12% कॉस्ट है, 6% 5% ग्रोथ भी है, तो 5% ग्रोथ आपको कटेगा, 5% ग्रोथ कटेगा, ठीक है ना। कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा वो। तो इसीलिए आपको क्या हो जाएगा, D0 1 प्लस जी के माइनस जी दैट इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई के माइनस जी हो जाए, ठीक है। यहां पे अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको हम यहां का पैसा मिलेगा, यहां का पैसा मिलेगा, इसीलिए हम ऐसे निकालते। और क्रॉस मल्टीप्लाई से हम क्या करेंगे, के माइनस जी इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई P0। और के निकालनी है तो कैसे करेंगे, के इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस जी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगी, ये आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह हम क्या कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस टाइप से हम निकाल लेंगे, ठीक है ना बेटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे। अब चलते हैं, अब आपको यील्ड अप्रोच है उसको बाद में हम देखेंगे। देखिए यील्ड अप्रोच एक्चुअली जो है वो कैपिटल बजटिंग की IRR एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को क्लियर समझने के बाद उसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, और उस कंसेप्ट को मैंने समझाया नहीं है, इसीलिए यील्ड अप्रोच को भी रहने देते हैं। पहले हम IRR की वो कंसेप्ट को समझेंगे, फिर हम यील्ड अप्रोच पे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है ना। और तीसरा होता है कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। नेक्स्ट जो पॉलिसी होती है, फोर्थ लास्ट वाला होता है कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल प्राइसिंग अप्रोच। अब सुनिएगा, ये अप्रोच एक्चुअली क्या है, अगर कोई इक्विटी इन्वेस्टर्स है उसके पास दो ऑप्शन है, उसके पास दो ऑप्शन है इक्विटी इन्वेस्टर के पास। पहला ऑप्शन क्या है कि इक्विटी इन्वेस्टर क्या करेगा, फर्स्ट ऑप्शन, इक्विटी इन्वेस्टर क्या करेगा, फर्स्ट में वो क्या करेगा कि वो इन्वेस्ट करेगा, या तो वो रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा, लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया। रिस्क फ्री सिक्योरिटी में क्या हो जाएगा, लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, इसमें जाके इन्वेस्ट करेगा। यहां पे उसने इन्वेस्ट किया रिस्क फ्री सिक्योरिटी, अब उसका रिटर्न आपको 8% से है, ठीक है। लेकिन वो इन्वेस्टर यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है। अब वो इन्वेस्टर जब यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, वो गया कैपिटल मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, और कैपिटल मार्केट में जाके वो इन्वेस्ट करना चाहता है, ये अपना पैसा लगाना चाहता है कैपिटल मार्केट में। जब वो कैपिटल मार्केट में गया तो वहां तो उसका रिटर्न, मार्केट में जो रिटर्न मिलता रहेगा वो रिटर्न आएगा, तो उसको कहते हैं रिटर्न अंडर मार्केट पोर्टफोलियो कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, जो मार्केट में रिटर्न आएगा उनको कहेंगे, उसको कहेंगे रिटर्न अंडर मार्केट पोर्टफोलियो, रिटर्न अंडर
मार्केट पोर्टफोलियो, इसको कहते हैं आर, ये आपको 15% हो गया। मान लीजिए रिटर्न अंडर मार्केट पोर्टफोलियो, ये आपका 15% रिटर्न आया, मार्केट में रिटर्न 15% बिना किसी रिस्क। तो मार्केट में तो रिस्क होता है, अब मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज का डिफरेंट डिफरेंट रिस्क होता है, डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज का डिफरेंट डिफरेंट रिस्क होता है। अब उसको सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट क्या करते हैं, बीटा का। तो बीटा आपको एक सिस्टमेटिक रिस्क को रिप्रेजेंट करता है जो मार्केट सेंसिटिविटी किसी पार्टिकुलर सिक्योरिटी को बदलाता है, मार्केट सेंसिटिविटी। अब मार्केट सेंसिटिविटी पार्टिकुलर सिक्योरिटी का क्या होता है, जैसे सपोज के लिए यहां पे बीटा है, बीटा, तो बीटा मैं आपको कंपेयर करता हूं 3-4 सिक्योरिटी का। बीटा आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सपोज कीजिए 1.2 है, बीटा इन्फोसिस का सपोज कीजिए 1 है, बीटा टीसीएस का सपोज कीजिए 0.8 है। 3 कंपनी का मैंने बीटा ले लिया, और बीटा मार्केट का कितना होता है, मार्केट का 1 होता है, मार्केट का 1 होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं क्या कहना चाहता हूं कि बीटा 1.2 का मतलब क्या होता है, बीटा 1.2 का मतलब होता है मार्केट। मार्केट का मतलब 2 टाइप का मार्केट यहाँ पे दिया जाता है, एनएसई बीएसई। एनएसई का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका जो निफ्टी से रिप्रेजेंट किया, निफ्टी पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो बीएसई रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपको 2 टाइप का मार्केट है, मार्केट को समझिए। मार्केट हमारे पास एनएसई होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। एक होता है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। ये जो होता है निफ्टी पॉइंट होता है, यहाँ पे निफ्टी पॉइंट। ये जो होता है सेंसेक्स पॉइंट होता है यहाँ पे। एक तो निफ्टी पॉइंट होता है, दूसरा क्या होता है बेटा, सेंसेक्स पॉइंट होता है। तो यहां पे जब आपकी मान लीजिए सेंसेक्स पॉइंट सपोज कीजिए 70,000 है, और 70,000 से आपका 77,000 हो गया, तो हम कहेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन मार्केट। मार्केट हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज, इसका मतलब इंक्रीज डिवाइडेड बाय बेस इंटू 100। भाई 70,000 से 77,000 हो गया, तो 7,000 आपका इंक्रीज कर गया। तो इंक्रीज 7,000 किया, बेस आपका 70,000 था, 100 दैट इक्वल टू आपको जो इंक्रीज किया वो कितना इंक्रीज किया, 10% इंक्रीज किया। तो इस 10% इंक्रीज होने से सिक्योरिटी हैविंग बीटा 1.2 वो कितना इंक्रीज करेगा, सिक्योरिटी हैविंग बीटा 1 वो कितना इंक्रीज करेगा, सिक्योरिटी हैविंग बीटा 0.8 वो कितना इंक्रीज करेगा। अब आपको हम लिखेंगे सिक्योरिटी हैविंग बीटा 1.2 will increased by कितना से इंक्रीज करेगा, 10% इंटू 1.2, ये हो जाएगा 12% से इंक्रीज करेगा। सिक्योरिटी हैविंग बीटा 1 will increased by 10% इंटू 1 दैट इक्वल टू 10% से इंक्रीज करेगा। सिक्योरिटी हैविंग बीटा 0.8 will increase by 10% into 0.8 that equal to 8% से इंक्रीज करेगा।
मेरे कहने का मतलब ये है कि बीटा को क्या कहा जाता है, मार्केट सेंसिटिविटी कहा जाता है। बीटा को मार्केट सेंसिटिविटी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कोई पार्टिकुलर सिक्योरिटी किस परसेंटेज से इंक्रीज कर रहा है, ड्यू टू चेंज ऑफ मार्केट, ड्यू टू चेंज ऑफ मार्केट। यहां पे मार्केट 10% से इंक्रीज किया, यहां पे मार्केट 10% से इंक्रीज किया, तो ये 12% से इंक्रीज कर रहा है। यहां पे मार्केट 10% से गिरेगा तो ये 12% से गिरेगा, ये इक्वल गिरेगा, ये कम गिरेगा, तो ये बीटा रिप्रेजेंट करता है। तो ये बीटा क्योंकि 1.2 है, मार्केट का बीटा कितना होता है, बीटा ऑफ मार्केट दैट इक्वल टू 1, तो मार्केट का बीटा 1 है, ये 1.2 है, तो ये कहेंगे मार्केट से ज्यादा आपकी सेंसिटिव है रिलायंस, हायर सेंसिटिव देन मार्केट, क्योंकि मार्केट का बीटा तो 1 होता है। अब मार्केट का बीटा 1 और किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी का भी बीटा 1, मार्केट का बीटा 1 किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी का भी बीटा 1, इसका मतलब इक्वल वो क्या है, दोनों सेंसिटिव है। अब मार्केट का बीटा 1 और इक्विटी का बीटा 0.8, किसी सिक्योरिटी का बीटा 0.8 मींस लोअर सेंसिटिव देन मार्केट। ठीक है, अब आप उसको देखिएगा, मार्केट में चेंज अगर 10% है, मार्केट में चेंज अगर 10% है, तो रिलायंस में चेंज 10%, इंफोसिस में चेंज 10%, यहां पे चेंज 10%, इसका मतलब ये 12% हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा, ये आपको 8% हो जाएगा। हाई सेंसिटिव देन हायर सेंसिटिव देन मार्केट, मार्केट से हाई सेंसिटिव है, इक्वल सेंसिटिव टू मार्केट। यहां पे मार्केट 10%, ये 8%, लोअर सेंसिटिव देन मार्केट, इसको लोअर सेंसिटिव देन मार्केट कहा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इसका बीटा 1 से ज्यादा है वो हायर रिस्कियर देन मार्केट होगा, हायर रिस्कियर देन द मार्केट। जिसका बीटा 1 है इक्वल रिस्कियर टू द मार्केट, जिसका बीटा आपको 0.8 है लोअर रिस्कियर देन द मार्केट होगा। ठीक है ना बेटा, तो आपको मैं ये समझा रहा था कि रिस्क फ्री सपोज कीजिए 8% है, आरएम आपको 15% है। अगर सपोज कीजिए रिस्क फ्री 8% है, आरएम आपको 15% है, तो एक आ जाता है मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम आपको आरएम माइनस आर है, 15% माइनस दिस इज 7%। इफ बीटा ऑफ सिक्योरिटी इज 1.2, बीटा आपकी 1.2 है, तो टोटल रिस्क प्रीमियम आपको कितना होगा, बीटा आर ए माइनस आर एफ 1.2 इंटू 7%, %8.4। अब देखिएगा, कोई इन्वेस्टर जाके कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है। कोई इन्वेस्टर अगर कैपिटल मार्केट में जाके इन्वेस्ट करता है, रिस्क फ्री में नहीं इन्वेस्ट करता है, तो इतना ज्यादा उनको मिलना चाहिए। ये क्या है, टोटल रिस्क प्रीमियम है, ये ज्यादा मिलना चाहिए, इससे इतना ज्यादा मिलना चाहिए। तो
एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको कितना होना चाहिए? एक्सपेक्टेड रिटर्न 8% तो होना ही चाहिए, सॉरी 7 या 8% तो है, 8% तो होना ही चाहिए और 8.4% प्रीमियम होना चाहिए, दैट इक्वल टू 16.4% का रिटर्न होना चाहिए। इसी को कहता है एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम। एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा? रिस्क फ्री प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, ये होता है। इसी को कहते हैं रिटर्न एज पर सीएपीएम एक्सपेक्ट। इसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहा जाता है। दिस इज सेड टू बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसी को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी सीएपीएम कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल होता है। सीएपीएम का मतलब होता है सीएपीएम कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। एक्सपेक्टेड रिटर्न, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिस्क फ्री, बीटा आर एम माइनस आर एफ, ये फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है? आर एफ होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। बीटा क्या होता है? मार्केट सेंसिटिविटी, ऑफ सिक्योरिटी। आर एम होता है रिटर्न अंडर मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट पोर्टफोलियो। आर एम माइनस आर एफ क्या होता है? मार्केट रिस्क प्रीमियम, बीटा आर एम माइनस आर एफ क्या होता है? रिस्क प्रीमियम, टोटल रिस्क प्रीमियम होता है, टोटल रिस्क प्रीमियम। प्लीज आप लोग कॉपी करें बेटा, प्लीज कॉपी कीजिए। मैं आपको और सारी क्वेश्चन कराऊंगा, प्लीज प्लीज कॉपी करें बेटा। प्लीज कॉपी करें बेटा, प्लीज। प्लीज कॉपी कीजिए इसे। चलिए हम आगे बढ़े। अब हम आपको स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे जो भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अब सुनिए। उन्होंने कहा कंपनी हैज पेड डिविडेंड ₹1। हैज पेड मैंने आपको डिविडेंड पेड, द D0 मैंने आपको अभी पे किया ₹1, फेस वैल्यू ₹10 लास्ट ईयर, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। ग्रोथ रेट क्या है? आपको 10% है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ द मार्केट प्राइस पर शेयर, P0 निकालनी आपको दिया हुआ है 55। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी है बेटा। अब सुनिए, आपके पास तो एक फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर, लेकिन इसमें ग्रोथ रेट है तो इसको यूज नहीं करेंगे। आपके पास दूसरी फॉर्मूला है डिविडेंड अर्निंग पर शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर, इसको भी हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी ग्रोथ रेट नहीं है।
एक फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी D1 P0 प्लस G। तो भाई ये फॉर्मूला में सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपका इंक्लूड है, लेकिन ये डिविडेंड पेड है। पेड का मतलब D0। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था, यहाँ पे 0 1 2 3, तो इसको कहते हैं D0, इसको कहते हैं D1, इसको कहते हैं D2, इसको कहते हैं D3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो हमें ये वाला आपको D1 यूज करनी है। तो इस D1 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, इस D1 का फॉर्मूला बताया था D1 D0 प्लस 1 प्लस G बताया था। और D0 कितनी है बेटा, यहाँ पे 1 है, तो ग्रोथ रेट हमारे पास कितना हो जाएगा 1 प्लस G 0.10, ये हो जाएगा ₹1.10 हो जाएगा D1 1.10। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है बेटा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा हमको, हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा D1 P0 प्लस G, D1 P0 प्लस G होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा ये कितना बनेगा बेटा, आप बताइए। ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा ये ₹1.10, मार्केट प्राइस 55 है, ग्रोथ रेट आपके पास 10% है, 10%। तो इतना लिख सकते हैं। और इसके बेसिस पे इसका आंसर कितना होगा बताइएगा आप। इसका आंसर तो 1.1 डिवाइड 55, ये हो जाएगा 0.02 प्लस 0.12 डेट इक्वल टू 12%। इसका आंसर हो जाएगा 12%, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12% मैंने आपको प्रूफ बनाया। ये क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा है इसलिए इसी में बना देता हूँ। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये वाली क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले समझिए। इस क्वेश्चन में है 10 नंबर क्वेश्चन। मिस्टर मेहरा हैज परचेज अ शेयर अल्फा लिमिटेड, उन्होंने परचेज किया अल्फा लिमिटेड को 100 रुपये में। ही रिसीव्ड अ डिविडेंड 5 years एट द रेट ऑफ 10%, और 10% पे डिविडेंड रिसीव किया। At the end of the 5th year, he has sold 1128. You are required to compute the cost of equity as per the realized yield approach. Cost of equity निकालनी है as per realized yield approach. अब देखिएगा, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच के बेसिस पे। यहाँ पे मैं आपको, अब सुनिए, यहां पे क्वेश्चन बोला कि आपने एक शेयर को बाई किया, कितना पे बाई किया, वो 1000 रुपीज पे बाई किया। इस पे आपको 10% हर एक साल डिविडेंड मिल रहा है। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो आपको डिविडेंड आपको कितना मिला, 10% ऑफ 1000, तो ये ₹100 आपको डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे ₹100 मिला है, यहाँ पे ₹100 मिला है, यहाँ पे ₹100 मिला है, यहाँ पे ₹100 मिला, यहाँ पे आपको 100 मिला। साथ साथ आपने 5वें साल में जाकर आपने सेल कर दिया, 1128 में सेल कर दिया। तो आपकी रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच के बेसिस पे आप बताइए कितना % आपका रिटर्न हुआ, आप बताइए आपको कितने % आपने कमाया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे निकालेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे,
और ये सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ₹1000, that rate will be द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब सुनिए, यहां पे जो सेल वैल्यू है, यहां पे जो सेल वैल्यू है, प्लीज आप देखिएगा, सेल वैल्यू हायर देन ₹1000, हैंस रिटर्न ग्रेटर देन 10%। रिटर्न तो 10% से ज्यादा होगा ही। आपकी जो सेल वैल्यू है, क्योंकि ये 10% रिटर्न, ये 10% रिटर्न, यहां पे 10% रिटर्न, यहां पे 10% रिटर्न, यहां पे 10% रिटर्न, लेकिन यहां जो पैसा वापसी हो रही है 1000 के प्लेस पे 1128 हो रही है, तो जो आपको यहां पे आपको 1000 से ज्यादा वापस हो रही है। तो भाई यहां पे 10% रिटर्न, यहां पे 10% रिटर्न, यहां पे 10%, यहां पे 10%, यहां पे 10, लेकिन यहां पे 10% से ज्यादा हो रही है ना, तो आपका 100% रिटर्न आपको 10% से ज्यादा होगा। तो हो सकता है कि 11% हो सकता है कि 12% हो। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से आप 11 या 12 करके हम निकाल सकते हैं आपको प्रेजेंट वैल्यू। आप प्रेजेंट वैल्यू जिस पे हमारा पास ज्यादा होगा, वो आपका प्रेजेंट वैल्यू आपको निकाल के आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए हम 12% पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हम देखेंगे। और इसका आईआरआर मेथड से भी बना सकते हैं हम लोग। आईआरआर मेथड तो अभी हम सीखे नहीं है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट हिट कर रहे हैं 12% पे। आपकी बुक ने भी डायरेक्ट 12% में भी निकाला है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो at the rate of 12%. Present value of cash inflow at the rate of 12%. यहां पे ईयर रख देंगे 1 2 3 4 5 5। कैश इनफ्लो ये रुपीज में आ जाएगा 100 100 100 100 100, लास्ट में 1128। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% मैंने किया, तो 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567, 0.567, इसकी प्रेजेंट वैल्यू मैंने निकाला रुपीज में। तो ये और ये 100 इंटू 0.893 89.30, 100 इंटू 0.797 79.70, 100 इंटू 0.712 71.20, 63.60, 56.70, और ये लास्ट में जाएगा 639.576। अब आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ₹1000.076, दैट इक्वल टू ₹1000। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि 12% पे प्रेजेंट वैल्यू इसके एग्जैक्ट 1000 है, इसीलिए हमारे पास रियलाइज्ड यील्ड कितना होगा 12% होगा। यहां पे लिखेंगे सिंस
at 12% the present value of cash inflow, present value of cash inflow is ₹1000. Hence realized yield must be equal to 12%. ठीक है ना बेटा? तो रियलाइज यील्ड मस्ट बी इक्वल टू 12%। इस तरह मैंने आपकी ये कुछ कंसेप्ट था वो मैंने कंप्लीट किया। प्लीज आप लोग अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, आपको जो भी डाउट्स होगा प्लीज 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 आप लोग पूछे, प्लीज आस्क योर डाउट्स। कोई भी आपके डाउट्स है प्लीज आप पूछ सकते हैं। अपने डाउट्स को इच्छा बेटा? हैव यू एनी डाउट्स? कोई डाउट नहीं है तो आज ही क्लास इतना ही रहने दिया जाए। आज ही क्लास हम यही रहने देते हैं बेटा, आज ही क्लास हम यही रहने देते हैं। ओके।